हेलो एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा फंक्शनलिज्म और साइको एनालिसिस, और आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में और गेस्टालिज्म के बारे में। तो शुरू करते हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर इज ट्रू। बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी का एक सबसे ज़्यादा यूज़फुल सब्जेक्ट है। इसके फादर कौन थे? जे बी वॉटसन। 1912 में इन्होंने किया, इस पर काम शुरू किया। तो बिहेवियरिज्म का क्या मतलब है कि जो बिहेवियर सामने दिखाई देता है वही प्रैक्टिकल और रियल होता है। सो व्हाट ही एक्सप्लेन, बिहेवियर कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली, देयरफॉर इट्स ट्रू। बिहेवियर को देखा जा सकता है, इसलिए इसे बहुत ही प्रैक्टिकल बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया ही था कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो व्हाट, अब इन्होंने क्या क्या इग्नोर किया? ही इग्नोर हेरिडिटी को इन्होंने इग्नोर किया है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। एंड ऑफ कोर्स किया भी जाना चाहिए। साइकोलॉजी का हेरिडिटी से कोई एक्चुअल रिलेशनशिप वैसे भी नहीं, कोई अपने साथ कोई चीज़ लेकर नहीं आता है। वो पहले सीखता है और पहले गिरेगा जब ही तो उठ पाएगा। ही क्रिटिसाइज ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी को क्रिटिसाइज किया है यहाँ पर। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही बुद्धिमान पैदा हुआ है या जन्म से ही बेवकूफ़ पैदा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब आपकी कैपेबिलिटी है, वो सब आपकी लर्निंग है। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, तो तभी आप उसमें सक्सीड हो सकते हैं। बीइंग अ टीचर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कई टीचर्स कहते हैं कि तुम्हारे फादर जैसे वैसे तुम भी हो तुम्हारे फादर ने गलत किया तो तुमने भी गलत कर दिया, तुम दोनों एक ही जैसे हो। तो इस तरीके की वोकैब अपने स्टूडेंट्स के लिए कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसा बाप है वैसा बेटा है। तो इस तरीके की चीज़ों को जे बी वॉटसन क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि कोई पढ़ लिख कर नहीं आता है, जब वो मेहनत करेगा तभी सीख पाएगा। सो उन्होंने क्या किया है, यहाँ देखिए। he had also done an experiment on his student एल्बर्ट के एक करके एक स्टूडेंट थे, उन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एल्बर्ट के बारे में मैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगी। हाल फिलहाल हम गेस्टालिज्म पे आगे बढ़ते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? It determines that an individual perceives the thing as whole, not as mere collection. गेस्टालिज्म का मतलब है कि साइकोलॉजी को एक होलिस्टिक अप्रोच में देखा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ कलेक्शन में। यानी कि कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स आपको पता चल गए तो आपको लगा कि अब बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसके फादर कौन थे? इसकी शुरुआत की थी मैक्स रेथहाइमर ने। ये जो साइकोलॉजिस्ट के नेम हैं ये थोड़ा याद करने में टफ होते हैं, बट आपके लिए ये नेम याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपसे ये पूछा जाता है कि इसके फादर कौन थे, गेस्टालिज्म के फादर कौन थे, बिहेवियरिज्म के फादर कौन थे। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए। सो इनके नेम ही शायद सबसे ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। बाकी साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट और थोड़ा सा क्रिटिकल होती है, कंफ्यूजिंग ज़्यादा होती है, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रैंडम चीज़ों को बस रिवाइज करिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ इंसाइटफुलनेस। तो अब ये जो गेस्टालिज्म थी, गेस्टालिज्म का जो स्कूल था उसमें यह हुआ कि इंसाइटफुलनेस की थ्योरी पे काम किया गया, जिस पे किस कौन कौन लोग शामिल थे? कर्ट लेविन, कोहलर एंड कोफका। ये तो बहुत इजी है कि आप 3 के से याद रख सकते हैं, कर्ट लेविन, कोहलर एंड कोफका। इन्होंने
थ्योरी ऑफ इंसाइटफुलनेस के बारे में बताया। अब जान लेते हैं कोग्निटिविज्म और इसका मतलब क्या होता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ वी अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ वी थिंक। इट स्टडीज हाउ वी अडाप्ट मेंटल एबिलिटीज़ की फंक्शनिंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और उनकी फंक्शनिंग के बारे में बताया था विलियम जेम्स ने। और अब बात हो रही है कि हमारी उसी चीज़ को हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उस पर हम कैसे काम करते हैं, मतलब हम उसमें कैसे चीज़ों को समझते कैसे हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ब्रेन है वो चीज़ें करता है, पर क्यों करता है और कैसे करता है इसके बारे में बताया मिलर एंड ब्रूनर ने 1960 में। एंड आपका लास्ट है ह्यूमनिज्म के फादर थे कार्ल रॉजर और इसका मतलब होता है इट फोकसेस ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। अब आप कहेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन तो एक हो गया, नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। ह्यूमनिज्म में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब डिफरेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टडी दे बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे कोई चीज़ फील हो रही है तो उसे आप गिन सकते हैं पहले वाली थ्योरी में, यानी कि ये आप पढ़ सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में कि हमें फील क्या हुआ, पर उसमें जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसका क्या मतलब है। या लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, इतने इनएक्टिव क्यों बैठे हो। तो वो बताता है कि सॉरी मैम, आज मैं बुक भूल गया, आज मेरी बुक खो गई, आपने कल भी बोला था लेकिन मैं फिर से भूल गया। तो अब उसमें जो टीचर है, अगर वो उसको लाइटली कह दे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो नेक्स्ट डे फिर वही गलती करता है, तो फिर टीचर टोक देती है, बोले मैंने अभी तो बोला था तुमसे, उस दिन भी कहा था, फिर भी वही गलती कर दी। तो इसमें क्या हुआ, वो जो स्टूडेंट है उसे ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि वो उस काम को बार बार क्यों कर रहा है, मतलब वो जो चीज़ हो रही है उसके साथ वो क्यों होती चली जा रही है। तो फिर टीचर ने क्या करना है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, उसे रियलाइज़ हो कि वो उस चीज़ को करेक्ट कैसे करे। तो उसकी बात होती है ह्यूमनिज्म में। फिर टीचर ने क्या किया हो, जैसे आप उस जगह होते तो क्या करते, तो भाई या तो आप वैसे डायरी में नोट डालना एक तरीके से थोड़ा वैसा नेगेटिव ऑप्शन है, बट फॉर एग्जांपल शायद आप ये भी कर सकते थे कि आप डायरी में लिख दीजिए कि पेरेंट्स कृपया करके अपने बच्चों का बैग जमाएं ढंग से। हालांकि ये मतलब नेगेटिव ऑप्शन नहीं है, बट इससे कुछ बेटर भी आप कर सकते हैं। जैसे आप उस बच्चे को थोड़ा सा एक कन्विंस करने की टोन में कह सकते हैं, जैसे बोलते थे, अरे यार वो तुम्हारी बुक में है ना, वो स्टिकर बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो कहाँ से लिया था तुमने। जैसे उनको किसी तरीके से इस तरीके से अपनी बात कहना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ओपन रहे, वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें शेयर कर सके। ठीक है, तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप उसके पेरेंट्स को रैंडम नोट दे दीजिए कि पेरेंट्स के पास भी बिजी शेड्यूल होता है, मे बी वो चीज़ वर्क ना करे, पर आपको इस तरीके का कुछ करना है कि उसे सेल्फ रियलाइजमेंट हो कि हाँ नहीं, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रखनी है वो बुक। ठीक है, तो अब इसके एक स्पिरिचुअल फादर भी थे जिनका नाम था अब्राहम मास्लो।
जैसा कि ह्यूमन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन है और स्पिरिचुअलिटी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सो दैट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आपके स्ट्रक्चरलिज्म से। समझ पा रहे होंगे, जैसे मॉरल एथिक्स होते हैं, कुछ हमारे जो अंदर जो हमारी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो इंसान के कैरेक्टर की डेवलपमेंट कराती है, वो ह्यूमनिज्म के अंडर आती है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो ये थे हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के पूरे 7 स्कूल्स, जिसमें सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, दूसरा पढ़ा फंक्शनलिज्म, तीसरा पढ़ा साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टालिज्म, कोग्निटिज्म और ह्यूमनिज्म। तो आज हम लोगों ने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। अगली क्लास में हम दूसरा सब्जेक्ट टच करेंगे, दूसरा टॉपिक टच करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आप रैंडम देख के नहीं सीख सकते हैं, आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा सजा के लिखो, आप एक रफ कॉपी पे भी अपना थोड़ा बहुत लिख के भी काम चला सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।